हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस बूस्टर सीरीज जो हमारे द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें खास तौर पर आज हम जो वीडियो लेकर आए हुए हैं वो आपकी यूपी ट्रिपल एससी पेट यानी कि जो आपका 6-7 सितंबर को होने जा रहा है, बीपीएससी जो कि 12 सितंबर को होने जा रहा है, यूपी पीसीएस जो कि आपका 12 अक्टूबर को होने जा रहा है, फिर आपका यूपीएसआई और एलटी के लिए ये खास तौर पर ये सीरीज जिसमें आपको संपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक संपूर्ण रिवीजन कराया जाएगा, जिसमें आपको शुरू से अंत तक के प्रत्येक चीजों को इसके अंतर्गत दिया गया है, जो आपके एग्जाम के कम से कम 5-6 क्वेश्चन को इसी क्लास से कवर किया जाएगा। चलिए, तो आप सभी शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। या इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा पर अवेलेबल हो जाएगी, तो वहां हम आपको इसकी पीडीएफ भी दे देंगे, तो आपको ये टेंशन नहीं रहेगी कि आपने पढ़ा उसके बाद रिवीजन। चलिए, तो शुरुआत की जाए आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। तो सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं कि यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या हुआ था शुरुआत में, कि यह पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष सन्यासियों के द्वारा किया जाता है। तो अगर आपसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बात करें तो यह आंदोलन किसके द्वारा सर्वप्रथम शुरू किया जाता है, तो ये अंग्रेज विरोधी जो शुरू किया जाता है सबसे पहले किसके द्वारा, सन्यासियों के द्वारा इसे पहले नंबर पर किया जाता है। तो ये आता है। फिर आते हैं हम आगे की ओर, जिसमें 1887 ईस्वी में दादा भाई नेहरू ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की और 1887 के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता गया। तो आपका जो 1887 में क्या होता है, दादा भाई नेहरू के द्वारा इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की जाती है और 1887 के बाद क्या होता है, इसमें ब्रिटिश सरकार के रुख को कांग्रेस के प्रति कठोर होते हुए दिखाया गया है। तो इस तरीके से इनके बारे में। फिर आते हैं नौरोजी दत्त वाचा और धन के निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं और दादा भाई नेहरू धन का पलायन सिद्धांत का वर्णन अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि किसकी बुक में मतलब कि ये सिद्धांत दिया जाता है, यानी कि धन के निष्कासन का सिद्धांत या धन के पलायन का सिद्धांत किसकी बुक आती है, दादा भाई नेहरू की। जिस सिद्धांत में कौन कौन शामिल होते हैं, दत्त त्रिपाठा शामिल होते हैं नेहरू के साथ में, और यह पुस्तक होती है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ने के बाद पहले भारतीय डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे जो चुनाव हार गए थे, और उसी दौरान ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नेहरू रहते हैं और उन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के लिए फिल्सबरी में 1892 ईस्वी में चुनाव जीता हुआ था। तो इस तरीके से ये ब्रिटिश काल के बारे में, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के बारे में बता रहा है। फिर चलते हैं बंगाल विभाजन की ओर। बंगाल विभाजन की ओर चला जाए तो सर्वप्रथम जो घटनाक्रम शुरू होता है, यानी कि इसके निर्णय की जो घोषणा की जाती है कब होती है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा 20 जुलाई 1905 को की जाती है। तो कब होती है, 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा होती। इसका शुरुआत यानी कि विरोध कब होता है, 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की जाती है। तो स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब होती है, 7 अगस्त 1905 को इसकी घोषणा होती है। 20 जुलाई 1905 को इसके निर्णय की घोषणा की जाती है। तो आपसे स्टार्टिंग डेट पूछे तो कब होगा आपका, 7 अगस्त, जो कि अभी हाल ही में आपका जो एग्जाम आया हुआ था उसमें पूछा भी गया था। अब चलते हैं आगे की ओर। तो बंगाल विभाजन के बारे में बात करें तो 16 अक्टूबर 1905 को ये प्रभावी होता है। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया जाता है। तो शोक दिवस कब मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को, क्योंकि इस दिन आपका बंगाल विभाजन पूरे बंगाल में प्रभावी होता है। रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर इस दिन को राखी दिवस के तौर पर मनाया जाता है और स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है आदि के नारे लगाए जाते हैं। अब आते हैं हम स्वदेशी आंदोलन की ओर कि स्वदेशी आंदोलन क्या है। स्वदेशी आंदोलन का विचार जो है वह सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा रखा जाता है। तो किसके द्वारा रखा जाता है, कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा। इनका जो पत्र आता है संजीवनी, उसमें 1905 में इसे प्रस्तुत किया जाता है। इसमें आंध्र के डेल्टा में स्वदेशी आंदोलन को बंदुल मातरम के नाम से जाना जाता है और स्वदेशी आंदोलन का दिल्ली में नेतृत्व सैयद हैदर रजा, मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले, पुणे एवं मुंबई में तिलक, पंजाब में लाला लाजपत राय के द्वारा
किया जाता है। और 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा पहली बार स्वराज्य मांग की मांग प्रस्तुत की जाती है। तो ये आपका क्वेश्चन आता है कि स्वराज की मांग सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत की गई और कब की गई। स्वराज शब्द का प्रयोग किसके द्वारा सर्वप्रथम किया गया। स्वदेशी आंदोलन की जो शुरुआत है कब हुई, किसके द्वारा की गई, सबसे पहले इसका प्रयोग कहाँ हुआ, कहाँ पर विचार दिया गया। तो इसी तरीके के आपके डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्वराज शब्द का जो पहली बार प्रयोग है वह स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया जाता है। स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीके को लेकर कांग्रेस 1907 एक सूरत अधिवेशन होता है। इसी अधिवेशन के दौरान ही आपका उग्रवादी यानी कि दो गुट बन जाते हैं, एक उग्रवादी यानी कि गरम दल, उदारवादी यानी कि नरम दल, दो दलों में इसका विभाजन हो जाता है। इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो रास बिहारी बोस के द्वारा की जाती है। तो 1960 का जो सूरत अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस के द्वारा की जाती है और इसी दौरान आपका सूरत अधिवेशन में ही दो दल, नरम दल और गरम दल का विभाजन होता है। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविन्द्रनाथ ठाकुर जी के द्वारा अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा जाता है और बाद में यही गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन जाता है। तो ये राष्ट्रीय गीत के बारे में। अब चलते हैं आगे की ओर। तो स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार को लेकर जो कि अश्विनी कुमार दत्त ने वारिशल में स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की हुई थी, तो ये किसके द्वारा की जाती है, अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा ये इसकी स्थापना की जाती है। अब चलते हैं हम अनुशीलन समिति की ओर, क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अनुशीलन समिति का एक मेजर ही रोल रहता है। तो आपके ऐसा 100% श्योरिटी रहती है कि आपका एक क्वेश्चन तो अनुशीलन समिति के जो क्राइटेरिया बताएंगे उससे आपका आता ही आता है। बंगाल में क्रांतिकारियों का जो पहला संगठन आता है अनुशीलन समिति हो। इसकी स्थापना 24 मार्च 1930 को होती है और संस्थापकों के अनुरोध पर बैरिस्टर प्रमथनाथ मित्र यानी कि पी मित्र का क्या नाम है पूरा, प्रमथनाथ मित्र के द्वारा इसका नेतृत्व संभाला जाता है, जिसका मुख्यालय जो होता है वो कलकत्ता में होता है। इसकी कार्यकारिणी में 5 सदस्य होते हैं। कौन कौन से आते हैं 5 सदस्य में, इसके अध्यक्ष तो आपके प्रमथ कुमार मित्र यानी कि पी मित्र होते हैं और अन्य सदस्य में चितरंजन दास, अरविंद कौशिक उपाध्यक्ष होते हैं, सुरेंद्र नाथ ठाकुर कोषाध्यक्ष होते हैं, सिस्टर निवेदिता जो आती है वह कार्यकारिणी की सदस्यता रहती है। तो इस तरीके से इसके 5 सदस्य इस कार्यकारिणी के अंतर्गत आते हैं। अनुशीलन समिति का पहला सम्मेलन जो होता है वो 1906 में कोलकाता में होता है। कहां पर होता है 1906 में, कोलकाता में। इस समिति का क्या उद्देश्य है, खून का बदला खून। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या आएगा, खून का बदला खून होना। आगे चलकर वारिंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य, भूपेन्द्र नाथ दत्त का गुट अनुशीलन समिति पर प्रभावी होता है और उन्होंने आंदोलन और उग्रता प्रदान करता है। इन लोगों ने 1905 में भवानी मंदिर नामक अपनी पुस्तक प्रकाशित की, जिसके में कहा गया कि क्रांतिकारी राजनीतिक सन्यासी का जीवन तब तक बिताए जब तक कि स्वाधीनता प्राप्त ना हो जाए। तो इस तरीके से इनके बारे में कहा जाता है। अक्टूबर 1960 में अविनाश चंद्र भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित वर्तमान रणनीति और उनकी दूसरी पुस्तक रहती है, जिसमें कहा जाता है कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए फौजी शिक्षा और युद्ध आवश्यक हो और जिसके लिए छापामार युद्ध अपनाने के लिए कहा जाता है। और अनुशीलन समिति ने हेमचंद्र कानूनगो को पेरिस भेजता है और जिसमें रूसी क्रांतिकारी निकोलस सैन से बम बनाना सीखे हुए थे। तो इस तरीके से ये आपके पूरे इसके बारे में वीडियो आती है। अब आते हैं आगे की ओर, जिसमें आता है वारिंद्र कुमार घोष। वारिंद्र कुमार घोष, भूपेन्द्र नाथ दत्त, अविनाश चंद्र भट्टाचार्य ने 1906 में युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। तो युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, वारिंद्र कुमार घोष, भूपेन्द्र नाथ दत्त, अविनाश चंद्र भट्टाचार्य। युगांतर के प्रथम संपादक कौन होते हैं, भूपेन्द्र नाथ दत्त को 1907 में 1 वर्ष की सजा मिलती है और 1908 में यह पत्र बंद कर देना पड़ता है। ढाका में अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्रा पुलिंदास ने 1904 ईस्वी में ढाका में हुई और इसकी लगभग 500 शाखाएं खोली गई। इसी दौरान 11 दिसंबर 1908 को अनुशीलन समिति एक गैर कानूनी घोषित कर दी जाती है और इसकी कई शाखाएं भी रहती हैं। 11 दिसंबर 1908 को अनुशीलन समिति को गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है और प्रफुल्ल चाकी खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरनगर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न करते हैं। साथ ही क्या होता है कि जब ये हत्या का प्रयत्न किया जाता है तो उस दौरान गलती से बम कैनेडी की गाड़ी पर जा गिरता है। जब कैनेडी की गाड़ी पर गिरता है तो 2 महिलाएं यानी कि जो प्रिंगले की पत्नी रहती है और बेटी, उनकी मृत्यु हो जाती है और चाकी के द्वारा आत्महत्या कर ली जाती है और खुदीराम बोस के द्वारा लगभग 18 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त
1908 को फांसी दे दी जाती है, जिसमें इनका जन्म कब होता है? 1889 को हबीबपुर में इनका जन्म होता है। और खुदीराम बोस जी को फांसी कब मिलती है? 11 अगस्त 1908। खुदीराम बोस जी के क्रांतिकारियों के युगांतर दल के सक्रिय थे और युगांतर दल में जो नेता आते हैं वह बारेंद्र कुमार घोष होते हैं। फिर आते हैं अलीपुर षड्यंत्र केस के बारे में, जो कि 18 मई 1908 को कलकत्ता के अलीपुर अदालत में 31 व्यक्तियों के अवैध शस्त्र रखने के कारण पेश किया जाता है और इन व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के कारण इसे गिरफ्तार भी किया जाता है। तो जो आपका अलीपुर षड्यंत्र केस है कब होता है? 18 मई 1908। क्योंकि जो डेट पूछी जाती है आपकी डायरेक्ट डेट पूछी जाती है, कब होता है, कहाँ हुआ, किस रीजन से हुआ। तो क्या रीजन होता है कि यहाँ पर अवैध शस्त्र रखने के कारण ये गिरफ्तार किए जाते हैं। 18 मई 1908 को होता है, जिसमें 31 व्यक्तियों को इसके अंतर्गत ये अवैध रखने के कारण से पेश किया जाता है कलकत्ता की अलीपुर अदालत। 19 अगस्त 1908 को 30 आदमियों को सेशन जज के समक्ष सुपुर्द किया जाता है, यानी कि पेश किया जाता है। उसी दौरान 7 सितंबर 1908 को 7 और आदमियों को इस मुकदमे में शामिल किया गया और यही मुकदमा अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। इस केस में सरकारी गवाह जो होते हैं वह नरेंद्र नाथ घोषाई रहते हैं, जो 53 अलीपुर जेल में सत्येंद्र नाथ घोष एवं कथाई लाई दत्त के द्वारा इसे गोली मार दी जाती है और इसके लिए दोनों को फांसी की सजा दी जाती है। बारेंद्र कुमार घोष, उल्लासकर दत्त, हेमचंद्र दास, उपेंद्र नाथ बनर्जी को आजीवन कारापानी की सजा मिलती है और बाकी लोगों को 10 वर्ष, 7 वर्ष, 5 वर्ष की सजा मिलती है। और इस मुकदमे में अरविंद घोष छोड़ दिए जाते हैं। तब इन्होंने क्रांतिकारी क्रियाकलापों से अलग होकर पांडिचेरी में अपना आश्रम ओरीविले स्थापित कर लेते हैं। फिर आते हम आगे की ओर अभिनव भारत की ओर, जहां पर महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर जी के द्वारा 1904 में अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की जाती है। इसी दौरान इस संगठन के सदस्यों में पीएन बापट रहते हैं, जो कि बम बनाना की कला सीखने के लिए पेरिस जाते हैं। विनायक दामोदर सावरकर के जो बड़े भाई आते हैं गणेश सावरकर ने देशभक्ति से पूर्ण कुछ कविताओं की रचना की हुई थी, जिस कारण नासिक के जज जैक्सन ने उस पर राजद्रोह का आरोप लगाकर 8 जून 1909 को आजीवन निर्वासन का दंड दिया और इस सजा को सर्वदा अनुचित मानकर अभिनव भारत ने जैक्सन से बदला लेने का विचार किया। तो इस तरीके से ये विनायक दामोदर सावरकर के बारे में ये पूरा विवरण। जैक्सन के जो विदाई समारोह होता है उसी दौरान 21 दिसंबर 1909 को रात को एक नाटक खेला जा रहा था और जैसे ही जैक्सन इसे देखने के लिए फाटक पर पहुंचते हैं तो अनंत लक्ष्मण कन्हरे के द्वारा उन्हें गोली मार दी जाती है और जैक्सन की हत्या अभियोग में अनंत लक्ष्मण कन्हरे, कृष्णजी गोपाल कर्वे, विनायक नारायण देशपांडे को 19 अप्रैल 1911 को फांसी की सजा दी जाती है। तो इस तरीके से ये पूरा केस होता है जिसके दौरान ये सब मतलब कि इनको फांसी की सजा दी जाती है। अब चलते हैं आगे की ओर बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में, जिनका जन्म जो होता है 23 जुलाई 1856 को। कहाँ पर होता है? महाराष्ट्र की रत्नागिरी जिले, वहां पर इनका जन्म होता है। इनके द्वारा 1881 में साप्ताहिक पत्र मराठा, जो कि अंग्रेजी में दैनिक पत्र केसरी यानी कि मराठी नामक 2 पत्रों का नव जागरण प्रारंभ होता है। तिलक के द्वारा 1893 ईस्वी में गणपति तो 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया जाता है। बाल गंगाधर तिलक जी पहले ऐसे क्रांतिकारी नेता रहते हैं जिन्होंने देश की कई बार जेल की यात्राएं की। 1897 में राजद्रोह के आरोप में 18 माह की कारावास की सजा हुई, यानी कारावास हुआ और फिर 1908 में राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की कारावास हुई। 1908 से 1914 में बर्मा के मांडले जेल में 6 वर्ष काटने पड़े और तिलक को सजा सुनाने वाले जो जज का नाम आता है वो रावल था। तो इस तरीके से ये बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में नोट के तौर पर देखा जाए तो वैलेंटाइन सरोल ने अपनी पुस्तक आती है अर्नेस्ट में तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा गया, जिसके लिए उन पर मानहानि का मुकदमा किया गया और प्लेग के समय की जातियों से प्रभावित होकर पूना के चापीकर बंधुओं ने यानी कि चापीकर बंधुओं में दामोदर एवं बालकृष्ण आते हैं, जिन्होंने 22 जून 1857 को प्लेग के अधिकारी रेडलैंड एरेस्ट की हत्या की हुई थी। तो इस तरीके से ये प्लेग के बारे और उस टाइम पर प्लेग की भी घटनाक्रम काफी देखने को मिलता था और काफी फैलता भी था। फिर आते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में क्या होता है? क्रांतिकारी पत्र आता है काल, जिसका संपादन किसके द्वारा किया जाता है? पराजंपे के द्वारा। 1905 में छंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना करते हैं और श्याम जी कृष्ण वर्मा को क्रांतिकारियों का पिता भी कहा जाता है। तो ये 1905 का घटनाक्रम है। अब चलते हैं 1906 की ओर, जब अवनींद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा 1906 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल
आर्ट्स की स्थापना की जाती है, जिससे प्राचीन भारतीय कला और संस्कृति का संरक्षण एवं विकास हुआ। न्यू इंडिया नामक एक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र एवं 1906 में वंदे मातरम नामक समाचार पत्र विपिन चंद्र पाल के द्वारा निकाला जाता है। और 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के निमंत्रण पर इसे सम्मेलन होता है और नवाब वकारुल मुल्क इसके अध्यक्ष होते हैं। और इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय होता है, जिसका मुख्यालय जो है वो लखनऊ में बनाया जाता है। लीग का संविधान 1907 ईस्वी में कराची में बना और इस संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 में अमृतसर में होता है, जिसकी अध्यक्षता सैयद इमाम के द्वारा की जाती है। और इस अधिवेशन में आगा खां को मुस्लिम लीग का अध्यक्ष बनाया जाता है और इसी अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग होती है और 1909 में मार्डी मिंटो सुधार में इसे मान लिया जाता है। तो इसमें जितनी भी लाइन है वो आपके क्वेश्चन है एक तरीके से। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ढाका में किसके द्वारा निमंत्रण पर 30 दिसंबर 1906 को यह सम्मेलन होता है, तो किसके? सलीमुल्लाह खां के निमंत्रण पर। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? वकारुल मुल्क होते हैं। ये जो लीग बनती है इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ पर होता है? तो आपका लीग का संविधान में कराची में 1907 में और इसके बाद संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 में अमृतसर में होता है। मुस्लिम लीग का उदय तो होता है 1906 में, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर होता है? लखनऊ में होता है। इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? आगा खां को बनाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि एक पृथक निर्वाचन मंडल की मांग उठती है और किस अधिनियम के अंतर्गत? यानी कि 1909 का मार्डी मुंटे सुधार अधिनियम आता है, जिसके अंतर्गत ये प्रावधान देखने को मिलते हैं। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया हुआ था और 1908 में मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में खोली जाती है, जिसे सैयद अमीर अली ने स्थापित किया हुआ था। वीकाजी रुस्तम कामा भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी, जो जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 22 अगस्त 1907 को आयोजित 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए जानी जाती है। और इनके माता पिता जो थे वो फारसी थे और उन्होंने दादा नेहरू के एक निजी सचिव के रूप में भी काम किया हुआ था। तो इस तरीके से भीकाजी रुस्तम कामा जी के बारे में। 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढीगरा ने विलियम कर्जल वायली को गोली मारकर हत्या कर दी और 16 अगस्त 1909 को मदन लाल ढीगरा को मृत्युदंड दिया गया। तो इस तरीके से इनके बारे में। अब चलते हैं आगे की ओर। तो 21 दिसंबर 1909 को अनंत कान्हेरे के द्वारा जैक्सन को गोली मार दी जाती है। फिर चलते हैं 1911 के दिल्ली दरबार की। दिल्ली दरबार जो आपको 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा इस भव्य दरबार का आयोजन किया जाता है और इस आयोजन में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मैरी के स्वागत में इस दरबार का आयोजन होता है। और इसी दरबार के अंतर्गत निम्न घोषणाएं होती हैं, जैसे कि आपका जो 1905 का बंगाल विभाजन है उसको रद्द किया जाता है। बंगाली भाषी क्षेत्रों को अलग एक प्रांत बनाया जाता है। बिहार एक अलग राज्य बनता है, जिसमें उड़ीसा भी इसमें शामिल होता है। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा होती है और 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की राजधानी बनती है। तो इस तरीके से ये जो प्रावधान है इसके अंतर्गत प्रमुख घोषणाएं की जाती हैं। अब आते हैं आगे की ओर 1912 में, क्योंकि ये जो घटनाक्रम हो आपको डेट वाइज दिया गया है। आपका घटनाक्रम 1885 से प्रारंभ होता है, जो आपको 1947 तक होकर जाएगा, जिसकी इनके बीच बीच की जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनको इसी के अंतर्गत पूरा एड ऑन किया गया। 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को रास बिहारी बोस जी के द्वारा दिल्ली में वायस राय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकते हैं। इसी के परिणाम स्वरूप 13 व्यक्ति जो होते हैं वो गिरफ्तार होते हैं, जिनके प्रमुख थे मास्टर अमीचंद, दीनानाथ, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद, बसंत कुमार विश्वास, हनुमंत सहाय एवं बलराज। दीनानाथ दबाव में आकर सरकारी गवाह बन जाते हैं और मास्टर अमीचंद, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद तथा बसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दी जाती है। तो इस तरीके से 23 दिसंबर 1912 में इस तरीके का घटनाक्रम होता है। फिर चलते हैं 1 नवंबर 1913 की ओर, जहां पर अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को यानी कि अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना कर दी। सोहन सिंह भाकना इसके प्रथम अध्यक्ष होते हैं। लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री एवं काशीराम कोषाध्यक्ष चुने जाते हैं। तो ये आपकी जो गदर पार्टी की स्थापना होती है इसके बारे में। 1 नवंबर 1913 को ही एक गदर अखबार का पहला अंश प्रकाशित होता है, जो उर्दू में होता है। और 9 दिसंबर 1913 को गुरुमुखी में ये छपने लगता है, जिसके प्रत्येक अंक के पहले पृष्ठ पर ये छपता है अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। तो अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा करके ये अंक छपता है, जिसके दौरान ये आपका अखबार निकाला जाता है। फिर आता है 1914 का कामागाता मारू प्रकरण। यह जो प्रकरण होता है ये एक जापानी जहाज होता है। यह गुरुदत्त बाबा गुरुदत्त सिंह जी के द्वारा 1914 में इस जापानी जहाज को किराए पर लिया जाता है।
इस जहाज में कुल 351 यात्री एक साथ 26 सितंबर 1914 को हुगली पहुंच गए। बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी होती है और संघर्ष होता है, जिस दौरान 18 यात्री मारे जाते हैं और लगभग 25 यात्री इसमें घायल होते हैं। तो इस तरीके से ये आपका जो कामाघाटा मारू प्रकरण है, तो आपको इसकी डेट याद रखनी है। डेट के साथ साथ ये याद रखना है कि इनके लिए किसके द्वारा इसे किराए पर लिया गया, साथ ही संघर्ष कितना होता है और इसमें कितने व्यक्ति शामिल होते हैं और ये जहाज कब हुगली पहुंचता है। तो इस तरीके के ये घटनाक्रम को याद रखना है। नेक्स्ट आता है 1915 में अंग्रेज सरकार द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी जी को सम्मानित किया जाता है। कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन होता है 1916, जिस दौरान कांग्रेस के दोनों दलों में एकता होती है। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस से मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना करते हैं और मुस्लिम लीग के 1916 के लखनऊ सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वह मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की जाती है, जिनमें जिन्ना तथा तिलक के विशेष प्रयास से 1916 में लीग एवं कांग्रेस के बीच समझौता होता है। तो जो 1916 का लखनऊ अधिवेशन, तो उससे रिलेटेड जो इंपोर्टेंट पॉइंट है इसको इसके अंतर्गत दिया। इसी दौरान बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा स्वशासन प्राप्ति होती। 28 अप्रैल 1916 को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की जाती। इसके अध्यक्ष जो है वह जोसेफ प्रतिष्ठा तथा सचिव एनसी केलकर को बनाया जाता है, जिसमें तिलक के द्वारा एक अखबार निकाला जाता है जो मराठा अंग्रेजी में तथा केसरी मराठी के माध्यम से होम रूल लीग का प्रचार प्रसार इसके द्वारा किया जाता है। फिर आते हैं 1916 की ओर। 1916 में यानी बेसेंट जी आती हैं, जिनके द्वारा सितंबर 1916 में अडियार मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की जाती है। जॉर्ज अरुंडेल को लीग का सचिव बनाया जाता है, जिसमें मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुब्रमण्यम अय्यर, जिन्ना, तेज बहादुर शप्पू इस लीग से जुड़े होते हैं। ये आपके क्वेश्चन आते हैं कि जो एनी बेसेंट जी की होम रूल लीग का गठन किया जाता है, तो इसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं, सदस्यों के नाम पूछ लिए जाते हैं और इसमें पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन नहीं है या फिर कौन कौन से सदस्य है। तो इन सदस्यों को आपको याद रखना है। होम रूल लीग का जो प्रचार प्रसार है वह एनी बेसेंट जी के द्वारा अपने दैनिक पत्र न्यू इंडिया और साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ में किया जाता है। तो दोनों पत्र याद रखना है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। इसका नोट के तौर पे देखा जाए, गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने संगठन सर्वेंट ऑफ सोसाइटी के सदस्यों में होम रूल लीग आंदोलन में भाग लेने की अनुमति नहीं दी। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया, इसलिए लोग इन्हें भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहने लगे। तो भर्ती कराने वाला सार्जेंट क्यों कहने लगे? क्योंकि उस दौरान प्रथम विश्व युद्ध होता है और इस प्रथम विश्व युद्ध में महात्मा गांधी जी के द्वारा लोगों की भर्ती कराई जाती। 1916 में गांधी जी के द्वारा अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना होती है। बिहार में एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल जो जाते हैं, जो गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित करते हैं। क्वेश्चन आपका डायरेक्ट ही पूछा जाता है कि जो गांधी जी चंपारण आंदोलन के लिए जाते हैं, चंपारण सत्याग्रह के लिए बिहार जाते हैं, तो वह किसके बुलावे पर जाते हैं? तो कौन होंगे? राजकुमार शुक्ल जी। इस का सूत्रधार जो आते हैं वह 20 मई 1929 को 54 वर्ष की आयु में ही मृत्यु हो जाती है और अंग्रेज अधिकारी एमएन जिससे शुक्ल जी 2500 वर्षों तक लड़ते रहे और इनकी श्राद्ध कर्म के लिए इन्होंने 300 रुपए भेजे हुए। कहा था कि वह चंपारण का अकेला मर्द था और भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार में किया जाता है और चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को तीन कठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ता है और यह प्रथा खेती अंग्रेज मालिकों द्वारा बिहार के चंपारण जिले के रैयतों यानी कि किसानों पर नील की खेती के लिए जबरन लागू करने के 3 तरीकों में से एक था। खेती के 2 अन्य तरीके होते हैं, जिसमें घुड़तौली और कुश्ती कहलाता था और 3 कठिया खेती में पिटी भीगा 20 कट्ठा 3 कट्ठा जोत पर नील की खेती करना अनिवार्य था। तो इस तरीके से ये आपके नील की खेती को लेकर इसमें नोट के तौर पर देखा जाए तो गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो कहां पर किया? क्वेश्चन आ जाता है। तो सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया जाता है और जब ये चंपारण में इस तरीके का आंदोलन किया जाता है तो उस तरीके का एक घटनाक्रम उसमें देखने को मिलता है। अब आते हैं 20 अगस्त 1917 की ओर, जब एनी बेसेंट जी होम रूल लीग की समाप्ति करती है। 1916 में इसकी स्थापना होती है और 1917 में इसकी समाप्ति की घोषणा होती है। फिर आते हैं मांटेग्यू घोषणा की ओर। मांटेग्यू घोषणा पत्र जो आता है वो कब आता है? वो आपका 20 अगस्त 1917 को आता है। इसमें तत्कालीन भारत सचिव कौन होते हैं उस टाइम पर? मांटेग्यू रहते हैं, जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में लागू किए जाने पर प्रस्तावित सुधारों की घोषणा करते हैं, जिनमें खासतौर पर 4 बातों का उल्लेख होता है। जैसे कि पहला, ब्रिटिश शासन का लक्ष्य भारत में स्वशासन को विकसित करना। स्वशासन एकदम ना दिया जाए, जाकर विभिन्न चरणों में दिया जाएगा। विभिन्न चरणों का निर्धारण भारतीयों द्वारा
स्वशासन की दिशा में की गई प्रगति पर निर्भर करेगा और प्रगति के विषय में निर्धारण ब्रिटिश संसद तथा ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा किया जाना था। तो इस तरीके से ये 4 इसके प्रमुख रीजन थे। फिर आते हैं आगे की ओर माउंटेन्यू घोषणा के बारे में, जो कि भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनती है। उदारवादी कांग्रेसियों ने माउंटेन्यू घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी और तिलक ने माउंटेन्यू घोषणा को सूर्य विहीन ऊषा काल कहा हुआ था। तो इस तरीके से इनके बारे में 1918 में महात्मा गांधी जी के द्वारा अहमदाबाद का टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना होती है। जैसे कि पहला आंदोलन जो होता है वो चंपारण होता है, उसके बाद अहमदाबाद का जो मिल हड़ताल होती है उसको लेकर तो आपकी 1918 में होती है। उस दौरान क्या होता है कि सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन रहती कि जिसमें गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया हुआ था। तो ये पूछा जाता है कि गांधी जी का जो ट्रस्टीशिप सिद्धांत आया वह किस आंदोलन के दौरान आया, यानी कि कब इसे हाईलाइटेड हुआ। इसमें बताया गया कि पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाले ट्रस्टी होते हैं और यह 31 अक्टूबर 1920 को पीएनयूसी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि एआईटीयूसी की स्थापना करते हैं, जिसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय जी रहते हैं। बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। अब आते हैं हम सुशासन की ओर। हमने यहाँ तक 20 तक जान लिया कि ये किस तरीके का घटनाक्रम लिया। अब सुशासन की ओर चलते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा सुशासन की प्राप्ति हेतु 28 अप्रैल 1916 को पूना में होम रूल लीग की स्थापना होती है। तो ये अभी एक होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एनी बेसेंट के द्वारा। फिर बाद में उसका जो समाप्ति हुई कब हुई? 1917 में। अब चलते हैं बाल गंगाधर तिलक जी की होम रूल लीग के बारे में। तो इसमें कौन अध्यक्ष रहते हैं, कौन सदस्य रहते हैं, तो इनको आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि यही क्वेश्चन आते हैं। इसके अध्यक्ष जो आते हैं वो जोसेफ बेपिस्टा तथा सचिव एनसी केलकर होते हैं और तिलक ने अपने अखबार मराठा यानी कि अंग्रेजी केसरी यानी कि मराठा के माध्यम से होम रूल लीग का प्रचार प्रसार किया हुआ था। एनी बेसेंट सितंबर 1916 में अडियार मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना करती हैं और जॉर्ज अरुंडेल को इस लीग का सचिव बनाया जाता है। तो इस तरीके से इनके बारे में है, जैसा कि अभी देख। अब आते हैं आगे की ओर। ये अहमदाबाद में आपका मिल हड़ताल होती है। अहमदाबाद मिल हड़ताल आपकी हो गई 1918 में, जब 1918 में ही गुजरात में खेड़ा आंदोलन आता है। खेड़ा आंदोलन जो होता है उसमें क्या कहा जाता है? कर नहीं आंदोलन चलाया जाता है। कौन सा आंदोलन चलता है इसमें? कर नहीं आंदोलन चलाया जाता है। और 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट भारत में लागू होता है और इसी दौरान किसी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील किया जा सकता है था। तो इस तरीके से ये था। तो गांधी जी जब आते हैं भारत में, जब वो 1915 में आते हैं, तो सबसे पहला सत्याग्रह यानी कि जो आंदोलन होता है कौन सा होता है? 1917 का चंपारण होता है। फिर 1918 में आपका अहमदाबाद मिल आंदोलन होता है। फिर जो आपका फिर इसके बाद जो 1918 में होता है खेड़ा सत्याग्रह, जिसके दौरान क्या कहा जाता है? कर नहीं आंदोलन चलाया जाता है खेड़ा में। खेड़ा आंदोलन हो जाता है। फिर 1919 में आता है रोलेट एक्ट। इसमें क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति संदेहास्पद है यानी कि संदेह के हिसाब से लगता है कि ये मतलब कि कोई इसने गलत काम किया हुआ है, तो उसको उसके हिसाब से मतलब कि संदेह के आधार पर भी इसे गिरफ्तार किया जाएगा। तो 19 मार्च 1919 को, जिसमें ना कोई अपील, ना कोई वकील, ना कोई दलील किया जा सकता है। और गांधी जी ने इस कानून के विरुद्ध में 6 अप्रैल 1919 को इसे देशव्यापी एक हड़ताल करवाई जाती है और 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है और इसमें डॉक्टर सतपाल सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में पूर्व की जनसभा पर जनरल आरईएफ डायर ने अंधाधुंध आरईएफ डायर के द्वारा अंधाधुंध गोलियां चलवाई जाती हैं और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति और कांग्रेस समिति के सुधार में लगभग 1000 व्यक्ति मारे जाते हैं। और उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओ डायर रहे थे। और जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया हुआ था और शंकर नायर जी के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया जाता है और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी जी के द्वारा केसरी हिंद की उपाधि और जमनालाल बजाज जी के द्वारा राय बहादुर की उपाधि और रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा सर की उपाधि वापस कर दी जाती है। तो इस तरीके से ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, तो ये आपकी मतलब कि इस तरीके से। और आप जैसे कि आप मतलब इंटरेस्टेड हो तो आप एक केसरी मूवी आई हुई है जो आपकी जलियांवाला बाग हत्याकांड पर ही आधारित है। तो आप जब इस मूवी को देखेंगे तो आपको पूरा घटनाक्रम और अच्छे से आप समझ पाएंगे कि किस तरीके का
घटनाक्रम है। तो ये केसरी आपकी मूवी है, तो आप एक बार ज़रूर देखिएगा। तो इस तरीके की मूवी आप देखते हैं ना, तो आपको ये हो जाता है कि आप मतलब कि नॉलेज भी लेते हैं, साथ-साथ में आप उन चीज़ों को फ़ील कर सकते हैं कि इस तरीके का घटनाक्रम रहा और वो आपके लिए याद भी काफ़ी लंबे समय तक रहती है। तो आप एक बार देख लीजिएगा, टाइम मिले तो। हाँ, फिर आते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की जाँच करने के लिए क्या होता है, सरकार के द्वारा 19 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाता है। इसमें 5 अंग्रेजी और 3 भारतीय, जिसमें सर चिमनलाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद, जगत नारायण सदस्य होते हैं। कांग्रेस के जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त होता है और इनके अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और गांधी जी होते हैं। जलियांवाला बाग कभी जल्दी नामक व्यक्ति की संपत्ति हुआ करता था। तो इस तरीके से ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सभी को एड ऑन किया गया है। अब आते हैं खिलाफत आंदोलन की ओर। खिलाफत आंदोलन कब होता है? 1919 में। खिलाफत आंदोलन जो आता है वह भारतीय मुसलमानों को मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन। 17 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया जाता है और 23 दिसंबर 1919 को हिंदू और मुसलमानों के लिए एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस होती है, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की जाती है। और इसी दौरान रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी के द्वारा 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन का प्रारंभ होता है। और जब यह असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है तो इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता होती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, दिसंबर 1920 में नागपुर में होती है, जिसके अध्यक्ष जिसमें यह प्रस्ताव सीआर दास के द्वारा यह प्रस्ताव को प्रस्तावित किया जाता है। तो इस तरीके से ये आपका मतलब कि बैक टू बैक हुआ ना, रोलेट एक्ट हुआ, फिर उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, फिर खिलाफत आंदोलन हुआ। तो उसी को सबको ध्यान में रखते हुए 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है। फिर आते हैं आगे की ओर, तो देखते हैं कि मोहम्मद अली को सर्वप्रथम चंद्रशेखर आजाद यानी कि पंडित जी असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किए जाते हैं। तो सर्वप्रथम किसको गिरफ्तार किया जाता है असहयोग आंदोलन में? मोहम्मद अली को सर्वप्रथम चंद्रशेखर आजाद जी के असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, विपिन चंद्रपाल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में सहमत नहीं होते और उनके द्वारा क्या होता है, कांग्रेस को छोड़ दिया जाता है। असहयोग आंदोलन के दौरान ही विदेशी वस्त्रों की होली चलाई जाती है, वस्त्रों को जलाया जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को महात्मा गांधी पे लिखा है यह एक निष्ठुर बर्बादी है। तो इस तरीके से इस आंदोलन के दौरान एक घटनाक्रम होते हैं और इसमें ऐसा कहा जाता है। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले की चोरी चोरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों के क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी जाती है, जिसमें एक थानेदार और 21 सिपाहियों की मृत्यु होती है। और इस घटना से दुखित होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था और इस समय महात्मा गांधी बारडोली में थे। तो आपका एक क्वेश्चन आता है कि जब बारडोली आंदोलन शुरू हुआ था, मतलब कि जब ये असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ था, उस टाइम पर गांधी जी कहाँ थे? तो गांधी जी कहाँ होते हैं? बारडोली में गांधी जी होते हैं। 13 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष की कड़ी कारावास की सजा दी जाती है और स्वास्थ्य संबंधी कारणों से गांधी जी 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिए जाते। 1922 में मेवाड़ भील आंदोलन का नेता मोतीलाल तेजावत को बनाया जाता है और 1923 में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की हुई और महात्मा गांधी जी सिर्फ एक बार कांग्रेस की बेलगांव अधिवेशन के 1924 को अध्यक्ष बनाए जाते हैं। फिर आते हैं आगे, सचिन नाथ सायल यानी कि आपकी फिर जब 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना होती है और फिर बाद में वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना होती है, तो किसके द्वारा कब की जाती है, तो इनके बारे में जाने। तो 1924 में सचिन सान्याल के द्वारा कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना होती है। फिर 1928 में भगत सिंह के द्वारा दिल्ली में स्थित फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना होती है। तो इस तरीके से ये आपका HRA और HSRA के बारे में आता है। अब आते हैं 9 अगस्त 1925 की ओर। 9 अगस्त 1925 को 10 व्यक्तियों के द्वारा सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही आर टाउन ट्रेन से रेल विभाग का खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया जाता है। इसे ही काकोरी कांड कहा जाता है। सरकारी खजाना लूटने का विचार सर्वप्रथम किसका था? रामप्रसाद बिस्मिल का था और रामप्रसाद बिस्मिल के साथ में राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां, दिसंबर 1927 में इनको फांसी दे दी जाती है और सचिन सान्याल को आजीवन कारावास की सजा मिलती है। तो इस तरीके से ये आपका जिनके जो काकोरी कांड होता है उसके बारे में।
मनमथनाथ गुप्त को 14 वर्ष की कैद की सजा होती है और राम प्रसाद बिस्मिल जी को यह कहते हुए कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ और फांसी पर लटक जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो आपका काकोरी कांड घटनाक्रम होता है जिसमें ये प्रक्रिया देखने को मिलती है। अशफाक उल्लाह खां जब आते हैं जो पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी के तख्ते पर लटकते हैं और सिख स्त्रियों ने स्वयं अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने के उद्देश्य से 1926 ईस्वी में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना की हुई थी। तो अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? अपने अधिकारों के लिए आंदोलन 1926 में किया जाता है। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत में आता है और इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। 1927 की गटलर कमेटी का जो मुख्य उद्देश्य है वह भारत सरकार या देशी राज्यों के मध्य संबंधों को एक तरीके से सुधारना है और नेहरू रिपोर्ट का जो अंतिम रूप है अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया जाता है और इस सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी के द्वारा की जाती है। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो जाते हैं और बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले दो दल आते हैं, एक आती है जस्टिस पार्टी तो दूसरी आती है पंजाब कम्युनिस्ट पार्टी। ये दोनों आती है और भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों के द्वारा 17 दिसंबर 1928 को कांग्रेस के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स को गोली मार दी जाती है। फिर आते हैं 1929 की ओर। 1929 की ओर जब पब्लिक सेफ्टी बिल पास होता है उसके विरोध में 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंकते। इसी दौरान क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं था बल्कि बहरे कानों को अपनी आवाज पहुंचाना था। तो जो पब्लिक सेफ्टी बिल आता है 8 अप्रैल 1929 को उस टाइम पर इस तरीके का बम फेंकने का रीजन क्या होता है? एक तरीके से हाईलाइटेड करना लेकिन उसमें किसी को क्षति नहीं पहुंचाना। नोट के तौर पर देखा जाए तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के बम फेंकने के समय असेंबली के अध्यक्ष विठल भाई पटेल शहादत कर रहे थे। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य घोषित किया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की जाती है और 31 दिसंबर 1929 को रात के 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर नवग्रही तिरंगे झंडे को फहराया और इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया और इसी के साथ प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा की शुरुआत हुई। जैसा कि आज हम जो 26 जनवरी को स्वतंत्रता जो गणतंत्र दिवस मनाते हैं तो उसी टाइम से इसकी प्रक्रिया की शुरुआत होती है। अब आते हैं आगे की ओर 12 मार्च 1930 की ओर। 12 मार्च 1930 की ओर होता है दांडी मार्च। दांडी मार्च में गांधी जी के द्वारा 79 समर्थकों के द्वारा साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर दूर दांडी में के लिए प्रस्थान किया जाता है। कहाँ प्रस्थान किया जाता है? दांडी के लिए प्रस्थान किया जाता है। उस समय लगभग 24 दिनों बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी से नमक कानून तोड़ते हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। और इस आंदोलन यानी कि जो 12 मार्च 1930 को जो सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है उसकी तुलना किससे की जाती है? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना आपके नेपोलियन के एल्बा में पेरिस यात्रा जो हुई थी उससे इसकी कंपेयर की जाती है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन आता है कि इसकी तुलना किससे की गई है? तो नेपोलियन के जो एल्बा में पेरिस यात्रा हुई थी उसकी तुलना सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा गांधी जी के नमक सत्याग्रह से की जाती है। 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट होता है। इसी दौरान गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है और गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित करते हैं और इस प्रस्ताव को बनाने के लिए एम.एन. राय ने नेहरू की मदद की और इस अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार किया गया। गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई। साथ ही इसी समय गांधी जी ने कहा हुआ था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। तो इस तरीके से इनके द्वारा मतलब कि जब कराची अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा की जाती है तो उस टाइम पर इस तरीके के स्टेटमेंट दिए जाते हैं। फिर आता है दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो कि 7 सितंबर 1931 को होता है और यह 1 दिसंबर 1931 तक चलता है। महात्मा गांधी जी के द्वारा कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिया जाता है परंतु यह सम्मेलन जो होता है वह सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहता है। गांधी जी जो होते हैं वह एस राजपूताना नामक जहाज से लंदन पहुंचते हैं और यह बेंस डियाना
नामक इटली के कोच से वापस भारत लौटते हैं। तो ये दोनों याद रख लेना है। एक तो ये डेट याद रख लेना, साथ ही साथ ये किस जहाज से जाते हैं और किस से लौटते हैं, इसके बारे में याद रख लेना। और ये आपसे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो होता है आपका 12 नवंबर 1930 ईस्वी में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन आपका 17 नवंबर 1932 में होता है। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजी मैकडोनाल्ड रहते हैं और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी जो आते हैं वह लंदन में हुई तीनों गोलमेज सभाओं में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में इन्हें बुलाया जाता है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 को पुनः सविनय विज्ञान आंदोलन प्रारंभ किया और यह आंदोलन अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 को वापस लिया गया। यह आंदोलन जो होता है इसमें सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल से इंकार कर दिया जाता है और 23 मार्च 1931 को सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को फांसी पर लटका दिया जाता है। और मई 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होती है और 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन जो होता है वह अप्रैल 1936 में लखनऊ में होता है और इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद एवं महासचिव एनजी रंगा चुने जाते हैं और स्वामी सहजानंद जी ने हुंकार नामक पत्रिका का पटना से प्रकाशन किया और यह किसान आंदोलन की पत्रिका थी, जिसमें राहुल सांकृत्यायन ने इस साप्ताहिक पत्रिका में 1942 में इसके संपादक बनते हैं। तो इस तरीके से अखिल भारतीय किसान सभा यानी कि अखिल भारतीय का जो पहला सम्मेलन होता है और इसके क्या संपादक है इनके बारे में है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में होता है। तो कहाँ पर होता है पहला सम्मेलन, यानी कि गठन कहाँ होता है, लखनऊ में, और 11 अप्रैल 1836 में। 1939 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित जो प्रत्याशी आते हैं पट्टाभी सीतार मैया जी, पट्टाभी सीतार मैया जी को हराकर सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। जब ये अध्यक्ष बनते हैं तो ये 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कांग्रेस के भीतर ही एक नई गुट का गठन किया जाता है जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा जाता है। यह सुभाष चंद्र बोस जी ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई हुई थी। तो फ्री इंडियन लीजन किसके द्वारा बनाई जाती है, यह आपकी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा बनाई जाती है। फिर आते हैं हम आगे की ओर 1939 में जब भारत प्रजामंडल यानी कि ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, इनका गठन 1927 में होता है। तो कब इसका गठन होता है, 1927 में। इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कब होते हैं, 1939 में। 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब की सुनाम नामक संस्थान के सरदार उधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की गोली मारकर हत्या कर दी। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को पावनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया और इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू एवं तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे और इस आंदोलन ने दिल्ली चलो का आंदोलन भी कहा गया। तो इस तरीके से ये गांधी जी के द्वारा इस आंदोलन के बारे में है। 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता में मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत अलग मुस्लिम राष्ट्र के यानी कि पाकिस्तान की मांग, पाकिस्तान की जो मांग की जाती है तो सबसे पहला शब्द आता है कि पाकिस्तान शब्द किसके द्वारा दिया जाता है। पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, लंदन में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी चौधरी रहमत अली और उसके 3 साथियों ने जनवरी 1933 में ये प्रकाशित किया जाता है एक पैम्फलेट जो अब फिर या कभी नहीं किया गया। 1940 में लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त घोषणा के द्वारा मुसलमानों को आश्वासन दिया हुआ था कि ब्रिटेन और भारत के बीच में किसी भी समझौते की स्थिति में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। तो इस तरीके से ये आपकी अगस्त घोषणा के बारे में। अब चलते हैं क्रिप्स प्रस्ताव की ओर, जहां पर हम देखते हैं कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री आते हैं विंस्टन चर्चिल, जो कि 11 मार्च 1942 को स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन की घोषणा कर। इनके अनुसार युद्ध के बाद भारत का डोमिनियन राज्य का दर्जा एवं संविधान निर्वाचित परिषद बनाने का प्रस्ताव था। मुस्लिम लीग भारतीय संघ को स्वीकार करने या न करने का स्वतंत्र होगी और राजाओं को भी अलग राज्य स्थापित करने का अधिकार दिया जाए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया क्योंकि यह किसी भी प्रकार के भारतीय स्वतंत्रता की बात नहीं करता है। इसे भविष्य का वादा करार दिया गया था। गांधी जी ने इस प्रस्ताव को उत्तर लिखिए चेक यानी कि पोस्ट डेटेड चेक कहा हुआ था, जबकि जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसको टूटते हुए बैंक का उत्तर
तिथि चेक यानी कि पोस्ट डेटेड चेक की संख्या दी हुई थी। 11 अप्रैल 1942 को यह क्रिप्स प्रस्ताव को वापस ले लिया जाता है। 1942 में वर्धा में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव दिया जाता है। 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में होती है और इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा की जाती है। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने कांग्रेस कार्य समिति में 8 अगस्त 1942 को इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को होती है और इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया जाता है। तो ये डेट के साथ नारा कब क्या हुआ सबको चीजें को याद करना है। 9 अगस्त 1942 को प्रातःकाल में यानी कि सुबह टाइम पर ऑपरेशन जीरो आर की शुरुआत हुई, जहां पर गांधी जी और उनकी कांग्रेस के अन्य सभी जो महत्वपूर्ण नेता होते हैं वे गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और गांधी जी को पूना के आगा खां महल तथा कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर दुर्ग में रखा जाता है। सरोजनी नायडू व कस्तूरबा गांधी को भी आगा खां महल में रखा गया था, जहां कुछ दिनों बाद कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो जाती और जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, राजेंद्र प्रसाद जी को बांकीपुर जेल में और मौलाना अबुल कलाम आजाद को बांकुड़ा जेल में रखा जाता है। इसी दौरान 10 फरवरी 1943 को गांधी जी में जेल में 21 दिनों का उपवास किया जाता है, जिसका समापन 7 मार्च 1943 को होता है और 6 मई 1944 को ईस्वी को गांधी जी को जेल से छोड़ा गया। तो इस तरीके से इनके 1942 का जब भारत छोड़ो आंदोलन होता है उस तरीके के घटनाक्रम देखने को मिलते हैं। इसमें कुछ और जो रहते हैं जिनके द्वारा अलग अलग स्तर पर अलग अलग कार्य किए जाते हैं, जैसे कि उषा मेहता जी। उषा मेहता जी भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चलाने के कारण पूरे देश में विख्यात। राम मनोहर लोहिया और बी एम बखाकर ने रेडियो प्रसारण से संबंधित थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार होकर भूमिगत रूप से आंदोलन का नेतृत्व करने लगे। विशेषकर मुस्लिम लीग एवं अम्बेडकर जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। इस आंदोलन के दौरान कई समानांतर सरकारें बनी, जिसमें प्रमुख थी बलिया की चित्तू पांडे की सरकार, तामलुक की जातीय सरकार और सतारा की वाईबी चौहान की सरकार। फिर आते हैं भारत छोड़ो आंदोलन में कि जब हो जाता है उसके उपरांत मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच एक संवैधानिक गतिरोध होता है। इस संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए सी राजगोपालाचारी जी के द्वारा 1944 में दी वे आउट नामक पैम्फलेट को जारी किया जाता है और आजाद हिंद फौज की स्थापना को जो विचार थे सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आता है और आजाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का जो श्रेय है सर रास बिहारी बोस जी को दिया जाता है। आजाद हिंद फौज का प्रथम डिवीजन का जो गठन है वह 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया जाता है, परंतु वह असफल रहते। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस अग्रणी क्रांतिकारी रहते हैं और भारत की स्वतंत्रता हेतु विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए बोस 1941 में जर्मनी पहुंचते हैं और वहां जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से उन्होंने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया, जहां से वे आजादी के पक्ष में पर्चे छपवाते हैं या भाषण देते हैं। तो इस तरीके से भारत की स्वतंत्रता संग्राम में जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं उनके अग्रणी क्रांतिकारी के तौर पर दिखते हैं। 1942 में बोस ने उत्तरी अफ्रीका से पकड़े गए भारतीय युद्ध बंदियों को भर्ती कर 10,000 सैनिकों का दल गठित किया, जिसे फ्री इंडियन लीजर कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस जी 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में एक स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन करते हैं, जिसका जर्मनी और जापान में समर्थन किया जाता है। और अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी को आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया जाता है और इसमें 3 ब्रिगेडों, जिसमें आपकी एक आती है सुभाष ब्रिगेड, दूसरी आती है गांधी ब्रिगेड, तीसरी आती है नेहरू ब्रिगेड एवं महिलाओं की ब्रिगेड का नाम लक्ष्मीबाई रेजिमेंट रखा जाता है। और आजाद हिंद फौज का झंडा कांग्रेस के तिरंगे झंडे की भांति था, जिस पर दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था। तो इस तरीके से इनके झंडे के बारे में 8 नवंबर 1943 को जापान ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सुभाष चंद्र बोस सौंप दिए गए और नेताजी ने इनका नाम शहीद द्वीप या स्वराज द्वीप रखा हुआ। 22 सितंबर 1944 को सुभाष चंद्र बोस जी ने शहीदी दिवस मनाया और टोक्यो जाते हुए फार्मोसा द्वीप के बाद अचानक हवाई जहाज में आग लग जाने से सुभाष चंद्र बोस जी 18 अगस्त 1945 को मारे गए और परंतु दुर्घटना को अभी तक प्रमाणित नहीं किया गया। सुभाष चंद्र बोस जी जो 6 जनवरी 1897 को इनका कटक उड़ीसा में जन्म होता है। आजाद हिंद फौज जी के गिरफ्तार अधिकारी पी के सहगल रहते हैं। कर्नल गुरुदयाल ढिल्लन मेजर शाहनवाज खां पर राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले पर नवंबर 1945 ईस्वी में मुकदमा चलाया जाता है और वायसराय इनकी सजा माफ कर दी जाती है। तो ये आजाद हिंद फौज के बारे में। आजाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से अरुणा आसिफ अली, तेज बहादुर शफरी,
जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई के नेतृत्व में एवं के.एन. काटजू इसकी पैरवी करते हैं। कराची में 20 फरवरी 1946 को वायुसेना के कुछ सैनिकों में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल कर दी जाती है। बम्बई, लाहौर, दिल्ली में यह शीघ्र फैल जाती है और इसमें लगभग 52 सैनिकों ने भाग लिया था और इनकी प्रमुख मांग थी कि भारतीय और अंग्रेजी सैनिकों में बराबरी का व्यवहार किया जाए। फिर आते हैं हम आगे की ओर, शाही नौसेना का जो विद्रोह होता है उसके बारे में। शाही नौसेना जो विद्रोह होता है, इसमें रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी को हुई, जब बंबई में HMIS तख्यार के 11 सेनापकों ने नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दी। 19 फरवरी को कराची में हिंदुस्तान नामक जहाज के नाविकों ने हड़ताल कर दी और कराची में दमन पूर्वक आत्मसमर्पण कराया, जिसमें भी 6 नाविक मारे गए। नौसेना विद्रोह में इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, हिंदू मुस्लिम एक हो, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, आजाद हिंद फौज के कैदियों को रिहा कर किया आदि नारे लगाए। इनके प्रदर्शन में 3 झंडे साथ साथ चलते थे, जिसमें कांग्रेस का तिरंगा, लीग का हरा और बीच में कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा रहता था और यह सरदार पटेल और जिन्ना ने इसे आत्मसमर्पण करने की सलाह दी हुई थी। 24 फरवरी 1946 को विद्रोहियों के द्वारा आत्मसमर्पण कर दिया जाता है और भारत के सामने समर्पण कर रहे ब्रिटेन के सामने नहीं, और नौसेना विद्रोह के समय नौसेना अध्यक्ष एडमिरल गोल्फरेड रहते, और इसमें नौसेना विद्रोह में भारत की लाल क्रांति के तौर पर संज्ञा दी जाती है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की लाल क्रांति किसे कहा जाता है, तो नौसेना विद्रोह को। अब चलते हैं कैबिनेट मिशन की ओर, जो कि 1946 में आता है। प्रधानमंत्री एटली ने 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान की स्थापना एवं तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श करने के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचता है और इस शिष्टमंडल के सदस्य होते हैं सर स्टेफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष, बोर्ड ऑफ ट्रेड के फेब्रिक लॉरेंस भारत सचिव, AB अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री होते। कैबिनेट मिशन पैट्रिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया हुआ था। तो इस तरीके से कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग के द्वारा 6 जून 1946 को और कांग्रेस ने 25 जून 1946 को स्वीकार किया हुआ है। कैबिनेट मिशन योजना जो आती है, जिसे स्वीकार किए जाने के पश्चात संविधान सभा के निर्माण के लिए हुए चुनाव में यानी कि जुलाई 1946 में कांग्रेस ने 214 सामान्य स्थानों में से 205 स्थान प्राप्त किए और मुस्लिम लीग ने 78 मुस्लिम स्थानों में से 73 स्थान प्राप्त किए और कांग्रेस ने 4 सिख सदस्यों का भी समर्थन प्राप्त हुआ था। तो ये कैबिनेट मिशन योजना के बारे में। मुस्लिम लीग जो है, जिसे 16 अगस्त 1946 को सीधी या प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। यह कार्यवाही जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कलकत्ता में मनाया जाता है और उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग का सदस्य था और बंगाल की मुख्यमंत्री शहीद सोहरावर्दी। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के परिणाम स्वरूप बंगाल, बिहार में और पंजाब में भयंकर हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं। तो ये मुस्लिम लीग के जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है, तो उस दौरान इस तरीके का घटनाक्रम होता है। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आती है, यानी कि भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रकाशित होती है, जिसे कांग्रेस कार्य समिति में 3 जून 1947 को बैठक में स्वीकार कर लिया जाता है। 14 जून 1947 को कांग्रेस महासमिति की बैठक में गोविंद वल्लभ पंत जी के द्वारा देश के विभाजन के माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया जाता है और इस प्रस्ताव का समर्थन अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा दिया जाता है, जो बंटवारे का विरोध करते आ रहे थे। और आजाद जी के द्वारा कांग्रेस कार्य समिति का फैसला सही फैसला नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सामने कोई और रास्ता नहीं है, तो ये आजाद जी के द्वारा कहा जाता है। गांधी, नेहरू, पटेल के समर्थन के बावजूद कांग्रेस कार्य समिति का देश विभाजन प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में सर्वसम्मति से पास ना हो सका और 161 सदस्यों ने उनके खिलाफ वोट दिए वे तटस्थ रहे। प्रस्ताव का विरोध करने वाले सिंध कांग्रेस के नेता चौथराम मिडवानी, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन, मौलाना हफीजुर रहमान आदि रहे। मुस्लिम लीग को कौंसिल की बैठक में माउंटबेटन योजना का विचार करने के लिए 10 जून 1947 को नई दिल्ली में बुलाई जाती है और लीग के द्वारा बाहरी बहुमत से इस योजना को स्वीकार कर लिया जाता है और लीग की बैठक में उपस्थित 400 सदस्यों में से सिर्फ 10 सदस्य ही इसका विरोध करते हैं। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक ऑफ कॉमन्स द्वारा 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड द्वारा इसको पास कर दिया जाता है और 18 जुलाई 1947 को उस पर ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर होते हैं, जिसके अनुसार देश में 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन यानी कि भारत और पाकिस्तान में बांट दिया जाता है। दोनों डोमिनियन को पूरी स्वतंत्रता और प्रभुसत्ता से प्राप्त होती है और 14 अगस्त को पाकिस्तान अधिराज और 15 अगस्त को भारतीय अधिराज की स्थापना होती है। इसी दौरान
भारत की आजादी के समय इंग्लैंड के सम्राट जो आते हैं जॉर्ज सस्टम, जिनके द्वारा भारत का अंतिम सम्राट और कॉमनवेल्थ नेशन के प्रधान सचिव हुआ करते हैं। जब भारत को आजादी प्राप्त हो रही थी तो उसके समय के बारे में जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है। 2 सितंबर 1946 को इसका गठन होता है। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग 5 सदस्य अंतरिम सरकार में इसमें शामिल हो गई और 27 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली जो रहे थे वह लेबर पार्टी से संबंधित। भगत सिंह के विरुद्ध मुखबरी करने के कारण फणिंद्र घोष की हत्या वैकुंठ शुक्ल के द्वारा की जाती है। महात्मा गांधी जी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ की स्थापना के अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला जी होते हैं। बांटो और छोड़ो का नारा जो है वह दिसंबर 1943 में कराची अधिवेशन के दौरान दिया जाता है। कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जो होते हैं वो जॉर्ज यूल रहते हैं। मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, यह स्टेटमेंट महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया जाता है। गांधी जी ने हरिजन नामक पहले 3 पत्रों का प्रकाशन किया। ये पूरा फैक्चुअल डेटा है जो आपके एग्जाम में जैसे ही लाइन है वैसे ही आपके क्वेश्चन आते, जैसे कि हरिजन बंधु जो गुजराती में दिया, हरिजन सेवक हिंदी में, हरिजन अंग्रेजी। पुणे में 11 फरवरी 1933 को इसका प्रकाशन हुआ। फिर आते हैं गांधी जी द्वारा गाए जाने वाला जो वैष्णव जन तो तेने कहिए, ये रचयिता जो आते हैं वो नरसिंह मेहता आते हैं। डंडा फौज का जो गठन है पंजाब में चमनदीप के द्वारा किया जाता है। दीनबंधु मित्र का जो नाटक है नील दर्पण, जिसमें नील की खेती करने वाले पर हुए अत्याचार का उल्लेख किया गया। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन मजहर उल हक ने प्रारंभ किया हुआ था। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत राम स्वामी नायकर के द्वारा की गई। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत दयाल दास के द्वारा की गई। ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र जो है वह देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा तैयार किया जाता है। देव समाज के संस्थापक जो आते हैं वह शिव नारायण अग्निहोत्री आते हैं। करोड़ स्त्री सभा की स्थापना कलकत्ता में की जाती है। भारत भारतीयों के लिए यह नारा आर्य समाज के द्वारा दिया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया और बंगाल में हर मुस्लिम जागरण का जो पिता है वह नवाब अब्दुल लतीफ खां को कहा जाता है। तो इस तरीके की आपका फैक्चुअल डेटा है। फिर आगे की ओर चलते हैं तो दिल्ली षड्यंत्र केस में दीनानाथ जी को मुखबरी की गई थी। तो कब की गई थी? जो दिल्ली षड्यंत्र केस आता है उस दौरान मुखबरी किसके द्वारा की जाती है? दीनानाथ की मुखबरी की जाती है। अलीपुर केस में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई बनाए गए। सबसे कम उम्र में में फांसी की सजा प्राप्त करने वाले क्रांतिकारी खुदीराम बोस जी रहे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है वह भगत सिंह जी ने दिया और इन्हें शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है और भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाले जो न्यायाधीश आते हैं वह जेसी फिल्टन हो। सबके लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा श्री नारायण गुरु के द्वारा दिया जाता है। सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया जाता है। फिर आते हैं कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया जाता है। महात्मा गांधी को महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी ने और अदनग्न फकीर जो है वो फ्रैंक मॉरिस ने कहा हुआ था। तो इस तरीके से ये महात्मा गांधी जी के बारे। वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की जो उपाधि है वह बारदौली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहां की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने प्रदान की हुई थी और सुभाष चंद्र बोस जी ने सर्वप्रथम नेताजी जो एडोल्फ हिटलर के द्वारा कहा जाता है। गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु जो आते हैं वह एम जी रानाडे इसके आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो आते हैं वह गोपाल कृष्ण गोखले हैं। सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु देश बंधु चितरंजन दास जी आते हैं। भारत का बिस्मार्क जो है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। शुद्धि आंदोलन के जो प्रवर्तक है स्वामी दयानंद सरस्वती जी रहते हैं। 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी के को कहा जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस जो है स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित है। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक विवियन डेरोजियो थे। कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। भारत के पिता यानी कि ग्रैंड मैन ऑफ ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी कि दादा भाई नेहरू जी को कहा जाता है। फिर आते हैं हम आगे की ओर गोपाल हरि देशमुख के बारे में जिन्हें लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। ये को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। ये ह्यूम 1885 से 1960 तक कांग्रेस के महामंत्री रहते हैं। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी रहते हैं। रोलेक्ट एक्ट में बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून रोलेक्ट एक्ट जो 1919 में आता है उसी दौरान इस तरीके का ये नारा
चलता है और इसी दौरान आपके काफी विद्रोह होते हैं। मोहम्मद अली और शौकत अली ने 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की हुई थी। तीनों गोलमी सम्मेलनों में भाग लेने वाले जो भारतीय नेता आते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी आते हैं। 22 दिसंबर 1948 को कांग्रेस का मंत्रिमंडल ने सामूहिक तौर पर इस्तीफा दिया और इस दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। गांधी जी के कृत प्रस्ताव पर कहा जाता है कि यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। इट इज अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन आ फेलिंग बैंक इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की जाती है। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस जी के द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल जो है वो आपकी कहाँ पर स्थित है? अंडमान में स्थित। आर्य महिला समाज के बारे में बात करें तो आर्य महिला सभा की स्थापना जो है पंडिता रमाबाई राजा राम मोहन राय जी का जो जन्म होता है वह 1774 ईस्वी में राधानगर नामक बंगाल के एक गांव में होता है। उन्होंने अपने जीवन में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ग्रीक, हिब्रू आदि भाषाओं का अध्ययन किया हुआ है। तो ये राजा राम मोहन राय जी के जीवन के बारे में। इनकी मृत्यु जो है वह होती है मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज जो है वह कई शाखाओं में बढ़ जाती है। जैसे आपसे पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की और साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। तो इन सब के बारे में बात की जाए तो महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है। केशव चंद्र सेन जी ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की, उनके पश्चात साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है। तो इस तरीके से राजा राम मोहन राय जी की जब मृत्यु होती है तो उसके पश्चात ब्रह्म समाज कई शाखाओं में बढ़ जाता है। राजा राम मोहन राय जी के नेतृत्व में ब्रह्म समाज में अंग्रेजी भाषा में तथा पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया और 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की जाती है। 1822 ईस्वी में उन्होंने एंग्लो स्कूल की हिंदू स्कूल की स्थापना होती है और 1825 ईस्वी में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। ब्रह्म समाज ने ब्रह्म बालिका स्कूल एवं सिटी कॉलेज ऑफ कलकत्ता की नींव डाली और राजा राम मोहन राय जी ने 1826 में चोरी विधेयक का घोर विरोध किया हुआ था। तो इस तरीके से जवान बंगाल आंदोलन का नेतृत्व एक एंग्लो इंडियन हेनरी विलियम डेरिजियो के द्वारा किया जाता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो कि 1820 से 1891 तक का इनका समय काल रहता है। कुंडुकरी बेरेंसलिंगम जो 1848 1919 तक रहती है, इनके द्वारा विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया जाता है। दयानंद सरस्वती के बारे में बात की जाए तो दयानंद सरस्वती जी के नाम जो आता है वह मूल नाम, बचपन का नाम मूल शंकर। इनका जन्म गुजरात के टंकारा नामक छोटे से नगर में होता है। यह मथुरा के नाम स्वामी बिरजानंद को अपना गुरु बनाते हैं और 1874 में दयानंद सरस्वती जी के द्वारा सरस्वती प्रकाश की रचना की जाती है जो मूलतः हिंदी भाषा में लिखी जाती है। संसार के लिए स्वामी रामकृष्ण की सबसे बड़ी देन अध्यात्मवाद है और उनका कहना था कि मनुष्य का मूल लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति होना चाहिए जो अध्यात्मवाद से ही संभव है। तो इस तरीके से अब आते हैं स्वामी रामकृष्ण जी के बारे में, जिनके शिष्य होते हैं विवेकानंद जी, जो 1893 में अमेरिका के शिकागो नगर में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने गए। स्वामी विवेकानंद जी का जो बचपन का नाम आता है वो नरेंद्र नाथ था और उन्होंने अपने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक किताबें उनके द्वारा लिखी जाती है। और स्वामी विवेकानंद जी के जो भाषणों का संकलन है वो लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा नामक एक पुस्तक है जिसके अंतर्गत ये पूरा नोट किया गया। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल स्वामी विवेकानंद जी को समर्पित है। महादेव गोविंद रानडे ने 1887 में राष्ट्रीय समाज सुधार की समिति की स्थापना की और 1887 से 1895 ईस्वी तक राष्ट्रीय समाज सुधार समिति का अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन के तुरंत बाद उसी पंडाल में होता था। तो इस तरीके से फिर आते हैं 1861 की ओर, जब आगरा में शिव दयाल खत्री ने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की और इनके समर्थकों ने दयाल बाग में एक मंदिर का निर्माण किया जिसके फलस्वरूप दयाल बाग इस सत्संग का तीर्थ स्थल बन गया। शिव नारायण अग्निहोत्री 20 फरवरी 1887 को लाहौर में देव समाज की स्थापना करते हैं। पंजाब के मिर्जा गुलाम अहमद अहमदिया आंदोलन की शुरुआत करते हैं और उन्होंने अपने आप को पैगंबर बताया जिसका उद्देश्य भारत में शुद्ध इस्लाम की स्थापना करना था। मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिकीकरण की ओर ले जाने का श्रेय सर सैयद अहमद खान को और उनका अलीगढ़ आंदोलन इनका केंद्र बिंदु रहा। सर सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना की जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहलाया और इस कॉलेज की प्रथम प्रश्नवत थियोडोर बैंक रहे। तो यहाँ पर देखा जाए तो हमारा नेशनल मूवमेंट जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको हमने लाइन बाय लाइन कवर किया। अब आपका दायित्व बनता है कि इसको आप देखें, 1 से 2 बार देखें, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है।
इतने कम समय में आपकी पूरी वीडियो के अंतर्गत पूरी चीज़ों को अच्छे से कवर किया है। देखें, शेयर करें और यह हमारी जो टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा, तो यहाँ से इसकी पीडीएफ को भी डाउनलोड करें ताकि आप रिवीजन के साथ-साथ उसको देखेंगे भी, सुनेंगे, देखेंगे तो चीज़ें याद होगी। तो शेयर करते रहिए, इसी तरीके की आपकी और वीडियो भी लेकर आएँगे जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे। चलिए टेक केयर, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।